हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। गाउस लॉ जो सेकंड चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस लॉ यानी कि गाउस का नियम। ठीक है, अब गाउस लॉ होता क्या है, सबसे पहले किसके लिए दिया गाउस ने इस नियम को? गाउस नाम के एक साइंटिस्ट ने नियम दिया था और क्यों दिया, क्या इसका यूज है और कैसे कैसे ये काम करता है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। गाउस लॉ को बहुत ही बढ़िया डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ। देखो, गाउस लॉ यानी कि गाउस का नियम। अब ये गाउस का नियम होता क्या है, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम बताता हूं पहले तो मैं तुमको। पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गाउस। पूरा नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिच गाउस, ये उनका पूरा नाम है। इन्होंने एक नियम दिया, एक लॉ दिया, और वो नियम था किसी बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए? किसी बंद पृष्ठ के लिए जिस पृष्ठ के अंदर क्या रखा हुआ था? चार्ज यानी कि आवेश। इन्होंने एक नियम दिया बंद पृष्ठ के लिए और उस पृष्ठ में क्या रखा हुआ था? आवेश। नियम किस चीज को लेकर था? वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो नियम था किसको लेके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को लेके नियम दिया था कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने। नियम क्या था? किसी पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बात सबसे पहले बताई किसने? गाउस ने। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे पढ़ा है, जैसे कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। ये ओपन सरफेस है, खुली सतह है, इसमें से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? 3। तो इससे निर्गत फ्लक्स फाई बराबर कितना? 3 या फाई ईबी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कोई बंद पृष्ठ है, जैसे क्यूब ले लिया, ऐसे क्यूब ले लिया, इसके बीच में एक चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज यहां पर रख दिया, तो इस क्यू चार्ज की वजह से, अब देखो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। यहां पे विद्युत क्षेत्र बाह्य नहीं है, यहां पे विद्युत क्षेत्र यानी कि जो चार्ज है, यहां पे तो कहीं पॉजिटिव चार्ज यहां बाहर कहीं रखा होगा, यहां से बल रेखा निकल के जा रही है, लेकिन यहां पे बाहर नहीं है, अंदर ही है। अंदर से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, इस बात को सबसे पहले बताया किसने? गाउस ने। ये तो हम जानते हैं कि फ्लक्स निकलेगा, कितना निकलेगा ये बताया गाउस ने। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले गाउस ने दिया था। चलो निकालते हैं। तो देखो, गाउस के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो ये कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी आकार आकृति का कैसा भी हो, साइज शेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है क्यू। कितना चार्ज रखा है? क्यू। अगर इसमें टोटल क्यू चार्ज है तो गाउस के अकॉर्डिंग इस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, ये हम भी जानते हैं। कैसे? यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, ये बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाएंगी, और ध्यान रखना ये क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लोज, यानी कि बंद सतह। यह है बंद पृष्ठ। अच्छा मुझे बताओ, एक तो होता है वृत्त और एक होता है गोला, तो बंद सतह वृत्त है या गोला? अगर मैं यहां पे चार्ज रख दूं क्यू, क्योंकि बंद सतह को कई बच्चे तो ये है कि भाई ये यहां से शुरू हुआ यहीं पे आके खत्म हो गया तो बंद हो गया, कई तो ऐसा सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बंद का मतलब 3D सरफेस की बात हो रही है, 3D सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो। यहां पे चार्ज रखा है और इसमें यहां पे चार्ज रखा है क्यू आवेश यहां पे रखा हुआ है। अब देखो, इसमें अगर मैं बंद सतह ऐसे समझ लो, बंद सतह अगर पारदर्शी नहीं है, अगर बंद सतह पारदर्शी है, ऐसे मानो बंद सतह पारदर्शी है, तो ये चार्ज हमको दिखना नहीं चाहिए। अब देख लो तुम, जैसे मान के चलो ये यहां पे सिक्का है, वृत्ताकार है, सर्कुलर, सिक्के के बीच में अगर मैं चार्ज रख दूं तो मुझे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, अगर मैं सामने से देखूंगा दिखेगा। अब मैं एक बॉल लेता हूं और बॉल के बीच में एक छोटा चार्ज रख देता हूं, चार्ज नहीं दिखता, चार्ज की जगह पे कुछ ऐसा रख दो जिसको हम चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रख दिया। अब अगर मैं बॉल के अंदर देखूंगा तो वो नहीं दिखेगा
और इसके अंदर दिखेगा। तो जिसके अंदर दिख रहा है वो तो 2D सरफेस, और जिसके अंदर नहीं दिख रहा वो कैसी है, 3D। ये खुली सतह है, खुला सरफेस, और ये वाला कैसा सतह है, बंद। तो गाउस ने नियम किसके लिए था, बंद सरफेस के लिए। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना 2D सरफेस नहीं है, कैसा है, 3D। 3D का मतलब ऐसी कोई भी आकृति ऐसे बंद हो सकती है। समझ में आई बात, खुला और बंद सतह के बारे में क्या बोला। चलो, बंद सतह में आवेश को रख दिया जाए और ये बंद सतह पारदर्शी नहीं है तो ये दिखेगा नहीं, पारदर्शी है तो ही दिखेगा। ठीक, अब देखो, तो गाउस ने बंद पृष्ठ के लिए नियम दिया, और वो ये दिया कि अगर इसमें टोटल Q चार्ज रखा हुआ है तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना, इसका मतलब क्या है, यहां पे सिग्मा Q का मतलब है कि इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश या पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। अगर इसमें एक से ज्यादा चार्ज होते तो सबको अलग अलग जोड़ देते, इसका मतलब ये है। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब देखो यहां समेशन Q क्या है, बंद पृष्ठ, बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं, बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ में कुल आवेश, बंद पृष्ठ में कुल आवेश, और समेशन Q क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा सुन लो, परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, परिभाषा लिखो, लिखो, ये नहीं लिखना, मैं जो बोलूंगा वो लिखो। ठीक है, लिखो। डेफिनेशन ये है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता के समान होता है। अब सुनो, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि फाई बराबर, इसको समेशन Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हम लिख सकते हैं। तो कई बुक्स में ऐसे भी इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि किसी बंद पृष्ठ में आवेश रखा हुआ है तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एवं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। तो बात देखिए, ठीक है, चाहे अनुपात बोल लो चाहे इन दोनों का गुणनफल बोल लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन अब यहां पे समेशन Q का मतलब हमको अच्छे से समझ में आया ही नहीं। कैसे आएगा, क्योंकि यहां पे समेशन Q का मतलब है नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश। कुल आवेश यहां पे कितना है, Q। तो यहां पे अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन Q का क्या मतलब है, समेशन Q का मतलब ये है सिग्मा Q का कि अगर कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में एक से ज्यादा चार्ज है, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो इसकी वजह से भी फ्लक्स निकलेगा, इसकी वजह से भी फ्लक्स होगा और इसकी वजह से भी फ्लक्स होगा। तो यहां पर नेट फ्लक्स क्या आएगा, अब इस कंडीशन में फाई बराबर फॉर्मूला होता है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, समेशन Q का मान यहां पर क्या होगा, समेशन Q का मान इस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग करो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मान के चलो Q2 नेगेटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बीच वाला नेगेटिव चार्ज है, तो क्या लिखते, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इस तरीके से समेशन Q का मतलब है। तो बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। यहां तक हमने जो भी निकाला है, ये सब निकाला है ये सब निकाला है हमने निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात। ये आंसर आएगा निर्वात में। अगर ये ही निर्वात में ना होके किसी माध्यम में हो तो फाई बराबर समेशन Q अपॉन में क्या आएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जहां पे समेशन Q का मान अगर ये वाला लिखना है तो लिख देना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार। इस तरीके से गाउस लॉ है, इतना सा गाउस लॉ है बस। गाउस लॉ खत्म हो गया, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं भाई। ये पूरा चैप्टर गाउस लॉ पे ही है, तो इसका मतलब है कि गाउस लॉ तो बहुत बड़ा है, लेकिन गाउस के नियम में है इतनी सी बात। इसी चीज को हम एक्सप्लोर करते 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 पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। देखो, तो गाउस के नियम में तुमको क्या लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना। यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश रखा है तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के समान होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एवं 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल होता है निर्वात में। माध्यम में एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एवं उस माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, इस तरीके से। अब देखो, समेशन क्यू क्या है मैंने बता दिया। इसके बाद में इसको लिख लेना, ये डायग्राम बना लेना, ये उतार देना, ये सारी चीजें, और नीचे नोट करके या फिर ऐसे लिख देना, यदि पृष्ठ में अनेक आवेश हों, यदि पृष्ठ में अनेक आवेश हों तो फिर ये डायग्राम बनाना और उसके सामने फॉर्मूला लिख के इस तरीके से इसको लिख देना। तो यहां तक बात क्लियर है। आगे चलें। गाउस जो लॉ है ना, ये फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ही बताता है। तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। दूसरी इक्वेशन एक और होती है फाई की, फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला। इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसका आंसर होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन अल्पांश के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बोलो होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला भी होता है, इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, जो पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, बंद पृष्ठ हमेशा कैसा लिया जाता है, बंद पृष्ठ। कभी भी गाउस का नियम खुले पृष्ठ के लिए नहीं लगता है। तो जब पृष्ठ बंद है ना, तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये तो ओपन पृष्ठ के लिए होता है, खुले सरफेस के लिए, 2D सरफेस के लिए। बंद पृष्ठ अगर लेना हो, क्लोज सरफेस, तो यहां पे ऐसा बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही होगा, बट यहां पे ऐसा लगाने से हमको ये पता चल जाएगा कि इस इंटीग्रेशन में जो एरिया है वो क्लोज सरफेस है। क्या है वो, क्लोज सरफेस, यानी कि बंद सतह। तो इतनी सी बात समझ आई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन फ्लक्स को बता रही हैं कि इन दोनों से इतना इतना फ्लक्स होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट में तो फ्लक्स फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड फॉर्मूले में फ्लक्स इतना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को यूज करो और इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरा फॉर्मूला बना दो। तो फाई बराबर एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि कोण, बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा बराबर में इसको लिख दो समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये नया फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि वही दो फॉर्मूले एक साथ लिख दिए मैंने, तो हम ये फॉर्मूला भी काम में लेंगे कई बार। अब एक चीज यहां पे देखना, और वो क्या है, ये फॉर्मूला है कब, ये फॉर्मूला है निर्वात के लिए। निर्वात में ये सूत्र काम करेगा, और यदि माध्यम में हम लेना चाहते हैं तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। फिर ओनली एप्सिलॉन आएगा, इसकी जगह पे और भी कुछ काम में ले सकते हैं क्या, हाँ, क्या काम में ले सकते हैं, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा किसमें, माध्यम में। किसमें काम करेगा, माध्यम में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। निर्वात या माध्यम किसी के भी लिए, चूंकि
K बराबर विद्युत बल नियतांक होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसके लिए होती है बताओ? निर्वात के लिए, माध्यम के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर मैं यहां से निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट ऊपर और K नीचे, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई K, 1 क्या आ जाएगा? 4 पाई K। ठीक है, अब सुनो, ये एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। यहां K कितना है? K की वैल्यू कितनी है? विद्युत बल नियतांक 9 × 10⁹ इसकी यूनिट लिख सकते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA कॉस थीटा बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह या एप्सिलॉन की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1/4 पाई K। तो Q समेशन Q अपॉन में 1/4 पाई K, 4 पाई K। तो 4 पाई के ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 पाई K समेशन Q। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं। तो बोलो, कुछ नया तो इसमें था नहीं, फिर भी मैंने बता दिया एक बार। इस तरीके से भी हम गाउस लॉ का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये गाउस लॉ का फॉर्मूला अभी मैंने तुमको बता दिया है। एक चीज और इसमें बता देता हूं, कई बार कई बच्चों को इसमें डाउट होता है। अब जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनके लिए तो यह डाउट होगा नहीं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, मतलब एक्चुअल में वो पढ़ते ज्यादा नहीं है, वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं फालतू का, काम की चीज में दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसी चीज में दिमाग लगा लेते हैं, तो फिर उनको डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पे वो डाउट क्या है, सुनो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर और DA। जैसे मान के चलो ये पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा? इसके लंबवत DA वेक्टर, पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट ही पढ़ाया था। और मान के चलो E वेक्टर इधर है और बीच का एंगल है थीटा। बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो सदिश का जो नियम है ना, उसके हिसाब से हम E डॉट DA कॉस थीटा, E डॉट DA कॉस थीटा में थीटा की डायरेक्शन लेनी होती है। अब थीटा की डायरेक्शन यहां E से DA की तरफ होगी या DA से E की तरफ? भाई थीटा की डायरेक्शन लेनी होती है। डायरेक्शन अब इसकी किधर लें? इसकी डायरेक्शन E से DA की तरफ लें या DA से E की तरफ? तो इसका जवाब है कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साहब ऐसे कैसे ले सकते हैं। पहले तो आप बताते थे कि नहीं ऐसे मत लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, माइनस लेना पड़ेगा। फिर क्यों? क्योंकि यहां पे जो फाई है ना, फाई कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो फाई कैसी राशि है? अदिश। अदिश राशि की कोई दिशा होती ही नहीं, और जब इसकी दिशा नहीं होती तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा नहीं है। माइनस आने से क्या होता था? दिशा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती थी, डायरेक्शन उसकी। तो यहां पे जब दिशा है ही नहीं तो अपोजिट हो कैसी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें नोट कर लो। गाउस लॉ के बारे में छोटी छोटी जितनी भी बातें थी मैंने तुमको बता दी है। इसके बाद में अब हम चलेंगे गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो गाउस लॉ क्या था? फाई बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से हमको यह पता चलेगा कि किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है वो एक्चुअली में सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ कितनी चीजों पर निर्भर करता है? दो चीजों पर। किस किस पर? पहला निर्भर करेगा वो Q यानी कि आवेश पर। मतलब यह है कि आवेश बदलने से फ्लक्स का मान बदलेगा। दूसरा निर्भर करता है वो एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम पे। दूसरा किस पे निर्भर करता है? वो माध्यम पे। माध्यम का मतलब अगर निर्वात है तो फ्लक्स अलग होगा, पानी है तो अलग होगा, और कुछ है तो अलग होगा। इस तरीके से वो सब पे अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। तो एक्चुअली में जो फ्लक्स है ना, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उस पृष्ठ का माध्यम।
मतलब वो पृष्ठ किस माध्यम में है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज तो यही हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्लक्स का मान समेशन क्यू, समेशन क्यू क्या, आवेश एवं माध्यम पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट ये लीजिए। अब देखो दूसरा पॉइंट, फ्लक्स से रिलेटेड ही पॉइंट है वैसे तो। फ्लक्स का जो मात्रक है ना, फ्लक्स का मात्रक हम अभी पिछले लेक्चर में मैंने एक मात्रक बता दिया था, दूसरा नहीं बताया, चलो यहां बता देता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर ई डॉट डी ए या डी फाई बराबर, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ई और डी ए। ई का एक मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, एक मात्रक तो ये आ गया भाई, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम, डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और पढ़ाया था मैंने, और वहां पर यह भी बताया था कि अभी इसको तुम पढ़ लो, लेकिन तुमको ये नहीं बताऊंगा कि ये कहां से आया, क्योंकि वो थर्ड चैप्टर में पहले उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि ये कहां से आया। दूसरा इसका मात्रक होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता था, वोल्ट प्रति मीटर, इंटू डीए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से मीटर कट गया तो दूसरा मात्रक क्या आ गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसके दो मात्रक हैं, एक मात्रक तो कौन सा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा मात्रक कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। ध्यान रखना, मैं कई बार क्या है छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देता हूं, और जब सवाल कराता हूं तो उनका मात्रक कभी ये लिखता हूं कभी ये, फिर बच्चा बोलता है कि साहब हमको तो समझ ही नहीं आया, ये कहां से, ये इसका मात्रक कैसे हो गया, तो ऐसे हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, यदि किसी पृष्ठ में अब सारे जितने भी पॉइंट बताऊंगा ना, सबको सिद्ध कर करके बताऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है। किसी पृष्ठ में बल रेखा अगर प्रवेश कर रही है तो उस पृष्ठ का जो फ्लक्स है ना, वो प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। और इसका मतलब ये होता है कि उस पृष्ठ में नेगेटिव चार्ज है, उस पृष्ठ में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यदि किसी पृष्ठ में बल रेखा प्रवेश कर रही है तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि उस पृष्ठ में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला, ऐसे चला ना, जैसे इसके अंदर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं पृष्ठ के अंदर, तो देखो नेगेटिव चार्ज में बल रेखा प्रवेश करती है, निकलती है, प्रवेश करती है, तो बाहर से बल रेखाएं आएंगी और वो प्रवेश करेंगी कहां पर, नेगेटिव चार्ज में। तो इस पृष्ठ को चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, कहीं से भी देखो, इसमें बल रेखा केवल और केवल प्रवेश कर रही है, बाहर तो निकल ही नहीं रही, तो केवल प्रवेश कर रही है, इसलिए प्रवेशित फ्लक्स है, और नेगेटिव चार्ज होगा तभी ऐसा होगा। अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज होता तो निर्गत फ्लक्स होता या प्रवेशित, फिर फ्लक्स केवल बाहर निकलता। क्लियर है, देखो अब दूसरा उल्टा कर लो इसका। यदि पृष्ठ में, तो उल्टा खुद ही लिख लेना, यदि पृष्ठ में पृष्ठ से बल रेखा निकल रही है तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निर्गत फ्लक्स कहलाता है। और निर्गत फ्लक्स का अर्थ यह है कि पृष्ठ के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। पृष्ठ के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगला पॉइंट यह है कि यदि किसी पृष्ठ का शून्य फ्लक्स है, यदि किसी पृष्ठ का फ्लक्स शून्य है, इसका मतलब उस पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है, उस पृष्ठ के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। अब ये कब कब हो सकता है, देखो एक कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कोई चार्ज नहीं है, इस पृष्ठ में कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो कोई बल रेखा इसमें प्रवेश करेगी और ना ही बाहर निकलेगी। ठीक है, अब साहब एक बच्चे ने दिमाग लगा दिया कि साहब हम तो इसके बाहर चार्ज रख देते हैं, यहां चार्ज रख दिया हमने, तो यहां इसके बाहर चार्ज रख दिया। अब एक बल रेखा आई ऐसे निकल गई, दूसरी आई ऐसे निकल गई, तीसरी आई ऐसे निकल गई। तो सर यहां पे एक बात बताओ, बल रेखा प्रवेश भी कर रही है, निकल भी रही है, क्या अभी भी इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य ही माने, क्योंकि इस
जो हमने लाइन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग यदि उस पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है तो उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा? शून्य। तो अब इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य होगा कि नहीं होगा? तो इसका जवाब है शून्य होगा, क्योंकि वो तो लॉ है, नियम है, नियम है तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल लॉ है मतलब गलत हो ही नहीं सकता। तो भैया इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि इसमें ये देखो, इसका नेट फ्लक्स निकालता हूं। हालांकि ये चीज मैंने बताई है, एक क्यूब वाला एग्जांपल बताया था जिसमें जितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उतना ही निकल रहा है, इसलिए नेट जीरो आ जाता है। वही चीज यहां पे अप्लाई होगी। देखो इसमें प्रवेश करने वाली बल रेखा 1 2 3, ये 3 बल रेखा प्रवेश कर रही है, ठीक है, 3 बल रेखा प्रवेश कर रही है। तो इससे प्रवेशित फ्लक्स कितना हुआ? -3। क्लियर है? निर्गत फ्लक्स कितनी बाहर निकल रही है? 3। तो निर्गत फ्लक्स भी कितना हुआ? +3, क्योंकि 3 ही बाहर निकल रही है। अब नेट फ्लक्स निकालें तो -3 और +3 को ऐड करो, बराबर में क्या आएगी? 0। तो बताओ नेट फ्लक्स इससे निर्गत नेट फ्लक्स कितना है? 0। अच्छा, इसके अंदर अगर चार्ज होता तो ये 0 होता क्या? तो इसका जवाब है नहीं। अब यहां पे चार्ज में रख दूं तो एक बल रेखा, दूसरी बल रेखा, माना कि 2 निकल रही है, एक चार्ज बीच में भी है और Q1 Q2 मान लो इनको। इससे जैसे कि मान के चलो 2 बल रेखा निकल रही है। तो देखो इसमें से अगर मैं कहूं ये से प्रवेशित बल रेखा कितनी है? प्रवेशित कितनी है? 1 2। प्रवेशित तो है -2। निर्गत कितनी है? 1 2 3 4 +4। अब बताओ 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, +2 आएगा। +2 आएगा तो वो इसी की वजह से तो आ रहा है। तो बाहर वाले का इसमें कोई रोल है क्या? नहीं है। तो किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में केवल और बंद पृष्ठ, ध्यान रखना, खुला पृष्ठ नहीं, कैसा पृष्ठ? बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में केवल उसमें उपस्थित आंतरिक चार्ज, अंदर जो उपस्थित है आवेश, उसका ही रोल होता है, बाहर वाले किसी चार्ज का रोल नहीं होता, क्योंकि बाहर वाले आवेश से जितनी बल रेखा प्रवेश करती है उतनी बाहर निकल जाती है। नेट कितना आता है? 0। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट समझो। देखो पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 कुछ ऐसे है कि जो फाई का मान है ना, फ्लक्स का मान, फाई का मान पृष्ठ की आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। मतलब यह है कि फाई का मान पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्लक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? किसी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या ही तो फ्लक्स है। अब आकार आकृति पे क्यों निर्भर नहीं करता? जैसे देखो, मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखा बताई है, मैं ऐसा मान लेता हूं तो तुमको इतना लिख के छोड़ देना है, बट समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। माना कि कोई आवेश है Q, ठीक है, कोई Q आवेश है जिससे एक आवेश Q से 4 बल रेखा निकल रही है। कितनी बल रेखा निकल रही है? 4 बल रेखा। ऐसा मैंने माना है, कितनी भी मान सकते हैं, जैसा कि मैंने वहां पे समझाया बल रेखा में। कोई आवेश है Q से 4 बल रेखा निकल रही है। फाई का मान पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार छोटा हो चाहे बड़ा, फ्लक्स उतना ही रहेगा। आकृति कैसी भी हो तो भी फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं आकार के बारे में बता दूं। देखो इस क्यू चार्ज को मैंने छोटे से गोले में, ये वृत्त नहीं है, गोला है, क्या है? गोला। यहां पे क्यू आवेश को रख दिया। अब मैंने इसी क्यू आवेश को इस गोले के अंदर रखा। तो गौर से देखो, दोनों का आकार अलग अलग है। दोनों का आकार कैसा है? अलग अलग। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इनकी आकृति अलग नहीं है। आकृति सेम, दोनों गोले ही है, बट इनका आकार अलग अलग है। दूसरी चीज, दोनों के बीच में आवेश भी कैसा रखा है? सेम। अगर Q आवेश से 4 बल रेखा छोटे गोले में निकलेंगी तो 4 ही बड़े में। यहां से 4 निकाल देता हूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से कितनी बल रेखा? भाई बल रेखा आवेश पे डिपेंड करती है, बल रेखा आकृति पे डिपेंड नहीं करती। तो एक यहां से निकल गई, दूसरी यहां से, तीसरी यहां से, चौथी, 4 निकल गई टोटल। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वाले से निर्गत फ्लक्स कितना है? फाई बराबर 4, इसका आंसर बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि इससे निर्गत फ्लक्स फाई बराबर कितना है? वो भी 4। तो आकार से फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? तो आकार चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, किसी भी पृष्ठ
पृष्ठ की जगह इसको बंद पृष्ठ कहो। फाई का मान बंद पृष्ठ के आकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। आकार छोटा हो, बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज समझते हैं कि आकृति पे भी निर्भर नहीं करता। तो आकृति पे क्यों निर्भर नहीं करता मैं बताता हूं। देखो पहले इसको मिटा दूं, ठीक। आकृति वाले को समझो। अब की बार मैंने आकृति सेम ली, आकार अलग अलग। अब की बार आकृति आकार सब अलग अलग ले लो। चलो पहले मैंने एक गोला ले लिया, इसके बीच में इस प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अब की बार मैंने कोई ऐसा शेप ले लिया पिरामिड जैसा, इसके बीच में इस चार्ज को रख दिया। और कोई शेप ले लो, कोई और डिजाइन बना लो। चलो मैं कुछ शंकु के जैसा डिजाइन बना देता हूं। ऐसा डिजाइन में बना देता हूं, ये लो। इसके बाद में एक और कोई डिजाइन बना दो, जैसे घन या घनाभ जिसको कहते हैं, वो वाला डिजाइन में बना देता हूं। ये घन मान लो इसको। यहां पे ये पूरा इसका 3D सरफेस है ये सब, ठीक है। 3D सरफेस, यहां सबके बीच में मैंने क्यू चार्ज रख दिया। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि सबकी आकार से मतलब नहीं है। आकार मैंने समझा दिया। आकृति, सबकी आकृति सेम है क्या अलग अलग है? तो इसका जवाब है सबकी आकृति अलग अलग है, लेकिन सबके बीच में चार्ज क्यू है। भाई फ्लक्स का मान क्यू से तो बदलेगा ही बदलेगा, ऐसा तो पढ़ा है हमने नियम है। लेकिन क्यू के अलावा आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये हमको प्रूव करना है। देखो इसमें से 4 बल रेखाएं निकलनी है, तो 1 2 3 4। इसमें से देखो 1 2 3 4। इसमें से देखो 1 2 3 4। बल रेखा तो आवेश की वजह से निकलती है ना। 1 2 3 4। अब मैं कहूं कि इससे निर्गत फ्लक्स कितना है, तो इसका जवाब है फाई बराबर 4, ठीक है। इससे निर्गत फ्लक्स कितना है? फाई बराबर 4। इससे निर्गत फ्लक्स कितना है? फाई बराबर 4। इससे निर्गत फ्लक्स कितना है? फाई बराबर 4। तो बताओ फ्लक्स कब बदलेगा? जब आवेश का मान बदलेगा या फिर आकार आकृति। तो इसका जवाब है आवेश का मान अगर तुम बदल दोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, लेकिन आकार या आकृति बदलने से फ्लक्स के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब 5वें पॉइंट पे हम चलते हैं, और 5वां पॉइंट कुछ ऐसा है। देखो क्या है 5वां पॉइंट। अगर किसी पृष्ठ में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी स्थिति की वजह से फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5वां पॉइंट देखो, आवेश की स्थिति के कारण फाई नहीं बदलता है या अपरिवर्तित रहता है। आवेश की स्थिति के कारण फ्लक्स नहीं बदलता है, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे नहीं बदलता, क्या कहना चाह रहा है? देखो ये इसके बीच में क्यू चार्ज रखा है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसी आकृति में मैं इस आवेश की स्थिति को बदल दूं, यहां रख दूं, इसको यहां रख दूं, इसमें बीच में, इसमें यहां रख दिया, और इसको मैं अब की बार यहां रख दूं। अब की बार मैं इसको यहां कहीं रख दूं या और कहीं पे रख दूं, स्थिति तो बदलनी है, कहीं भी बदल दो। ये टॉपिक, ये पॉइंट कह रहा है कि आवेश की स्थिति बदलने से फ्लक्स नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, देखते चेक कर लो ना, तुम किसी के भरोसे क्यों रहते? चेक करो भाई, ये क्यों आवेश है? माना कि इससे 4 बल रेखा निकल, 3 निकल रही हैं, ऐसे मान लो तुम, नहीं तो ये समझ जाओगे कि क्यू से हमेशा 4 ही निकलती हैं। ऐसा मान लिया 3 निकल रही हैं, चलो तो 1 2 3। अब यहां पे रखा है 1 2 3, यहां पे रखा है 1 2 3, यहां पे रखा है 1 2 3। कैसे भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 3 3 ही तो निकालनी है। देखो इससे निर्गत फ्लक्स कितना है? 3। इससे निर्गत फ्लक्स 3, इससे निर्गत फ्लक्स 3, इससे 3। तो आवेश को इधर उधर करने से फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। और मैं ज्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस पे बहुत कुछ मैं बता चुका हूं। आगे हम चलते हैं, जो कि थोड़ा ठीक है। और अगला पॉइंट ये है कि आवेश के वितरण से भी, आवेश के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण से भी, चार्ज के वितरण से भी फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो पृष्ठ, बंद पृष्ठ, पृष्ठ तो यहां आएगा ही नहीं, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण
बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण के कारण फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है। फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है कैसे? देखो, मतलब ऐसा मान लो कि किसी भी पृष्ठ में Q चार्ज है, किसी भी पृष्ठ में कितना चार्ज है? Q, ऐसा मैंने मान लिया। अब आवेश के वितरण से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा पॉइंट कह रहा है। तो देखो, एक पहला पृष्ठ है जिसके बीच में मैंने Q चार्ज रख दिया Q चार्ज। अब इससे निर्गत फ्लक्स निकालूंगा तो मैं फाई बराबर कितना आएगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अगर ये निर्वात में है तो सही है। इससे निर्गत फ्लक्स इतना होगा। दूसरी स्थिति में लेता हूं कि इस आवेश का वितरण कर देता हूं। वितरण का मतलब है अब की बार मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं, 1 और 2। ये Q/2, ये Q/2। अब कई सोचेंगे साहब आपने तो बराबर बराबर बांट दिया, तुम अलग अलग बांट दो। Q/4 और 3Q/4 ले लो, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आवेश के वितरण से अब फ्लक्स निकालते हैं। तो यहां पे फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला लगाओ, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कैसे? अच्छा, हमने यहां पे आवेश का वितरण किया है, आवेश को चेंज किया, तो इसका जवाब है आवेश का वितरण कर दिया। टोटल चार्ज यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है। तो यहां पे समेशन Q कैसे निकालेंगे? Q/2 प्लस Q/2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया? बोलो। Q/2 आधा आधा 1, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स यहां पे जितना है उतना ही वहां पर है। तो बदला क्या एक्चुअल में? प्रैक्टिकली देखो इस चीज को, ऐसा मान लेता हूं कि Q चार्ज से 4 बल रेखा निकलती है, तो 1 2 3 4। तो इसका फ्लक्स यहां पे कितना है एक्चुअल में? 4। तो यहां पे देखो जब Q से 4 निकल रही है तो आधा Q/2 से 2 निकलेंगे, 1 2 1 2। तो अभी भी फ्लक्स कितना आएगा? 4। अच्छा, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट दूं, Q/3 Q/3 Q/3, तो भी यही आएगा। अगर मैं, अच्छा एक इसको निकाल के देखना, अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से करूं, यहां पे मैं रख दूं Q/4, यहां पे मैं रख दूं Q/4 और यहां पे मैं रख देता हूं Q/2, ऐसे करके मैंने कर दिया। तो अभी भी नेट चार्ज तो Q ही है, Q/4 4, Q/2 2 2 1, ठीक है, 1/2 1/2 1 हो गया ना। तो अभी भी तुम निकाल के देखना, इतना ही आएगा। समझ आ रही है कुछ बात? प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे इसको भाई? Q से 4 निकल रही है तो Q/4 से कितनी निकलेगी? 1 इससे 2 और इससे कितनी निकलेंगी? 2। तो 1 2 3 4, टोटल 4 निकल रही है। तो अभी भी फ्लक्स कितना है? 4 का 4। तो ये 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इनको एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 हम पढ़ेंगे। अब 7वां पॉइंट यह है कि यदि किसी सममित आकृति के n फलक हैं और उससे निर्गत फ्लक्स फाई है, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई अपॉन n होगा। तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? फाई अपॉन n। कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, मान के चलो कोई घन है, ये न्यूमेरिकल भी बन सकता है तुम्हारे में और है भी, आरबीएससी के सिलेबस में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये कोई घन है, इस घन सममित आकृति का मतलब क्या है? वो चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, सममित, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो ऐसा घन होता है। इस घन के केंद्र पर Q आवेश रखा है, इस घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा है? Q। अब पहले प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। ऐसा मानता हूं, माना कि Q आवेश की वजह से टोटल 6 बल रेखा निकलेंगी, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो 6 बल रेखा निकलेंगी तो वो सभी डायरेक्शंस में जाएंगी। एक बल रेखा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब 2 कहां जाएंगी? एक आगे की साइड में और एक पीछे की साइड में। समझ गए? तो एक, ये सभी प्रश्नों से हो गई। तो एक तो आएगी आगे की साइड में और एक जाएगी पीछे की साइड में। इस तरीके से 6 बल रेखा निकलेंगी। क्लियर है बात? अब वो ये कहना चाह रहा है कि सममित आकृति में n फलक हैं, तो यहां पर फलक कितने हैं? घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं टोटल। और इनसे निर्गत फ्लक्स फाई है। इनसे निर्गत फ्लक्स माना कि कितना है? फाई। तो
तो फलक कितने हैं? 6, मतलब n का मान n बराबर 6 है, n बराबर 6 है। तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स, एक फलक से निर्गत फ्लक्स इसके अकॉर्डिंग 5/6 होगा। कितना होगा? 5/6। कितना होगा? 5/6। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि देखो यहां पे पूरे के पूरे घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है? माना कि 5। कितना फ्लक्स निकल रहा है? माना कि 5 फ्लक्स। चूंकि 6 फलकों से कितना फ्लक्स निकल रहा है? 5। इसीलिए एक फलक से कितना निकलेगा फ्लक्स? तो वो होगा 5/6। मतलब 6 बल रेखा 6 डायरेक्शन में से जा रही है, 6 फलकों से। तो एक फलक से तो एक्चुअल में एक ही बल रेखा जा रही है, तो 5/6। ठीक है, ये एक फलक से निर्गत फ्लक्स है। कब? जब इसके केंद्र पर आवेश रखा है, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? 5/6। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हमको ऐसे के सवाल भी सॉल्व करने, अभी आगे बताऊंगा। और एक लास्ट पॉइंट और इसमें सुन लो, पॉइंट मान लो, अलग हेडिंग मान लो, कुछ भी मान सकते हैं इसको, गाउसीय पृष्ठ। तो देखो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, चारों ओर का मतलब है 3D बंद पृष्ठ। आवेश के चारों ओर 3D में ऐसा बंद पृष्ठ जो कि काल्पनिक हो, वास्तविक ना हो, हम उसकी कल्पना करें, ऐसा इमेजिन करें। ठीक है, तो आवेश के चारों ओर ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। तो आवेश के चारों ओर काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ। अब गाउसीय पृष्ठ कैसे बनाते हैं? देखो, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है छोटा सा पॉइंट के रूप में, इसका गाउसीय पृष्ठ, इस आवेश को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए इस तरीके से। तो ये जो बन के तैयार हुआ ना, ये है गाउसीय पृष्ठ। इस बिंदु आवेश का गाउसीय पृष्ठ ऐसे बनेगा। ये अगर बिंदु आवेश है तो इसका गाउसीय पृष्ठ ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब अगर मैं गाउसीय पृष्ठ बनाता हूं किसी लाइन का, इस पर आवेश फैला हुआ है पूरी लाइन पर, तो इसका गाउसीय पृष्ठ कैसे बनेगा? तो गाउसीय पृष्ठ बनाने के लिए इसको ढंग से चारों तरफ से कवर कर लो। कवर कब होगा? ऐसे देखो, इस तरीके से इसको हम कवर कर सकते हैं। ये इसका गाउसीय पृष्ठ बन गया। अगर मैं एक प्लेट का गाउसीय पृष्ठ बनाऊं, जैसे कि प्लेट है, इस प्लेट का गाउसीय पृष्ठ मुझे बनाना है। ठीक है, इस पूरी प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज फैला हुआ है। इसका गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा? एक प्लेट का गाउसीय पृष्ठ इस तरीके से बनाओ कि ये कंप्लीट इसको कवर कर ले। तो कंप्लीट कवर करने के लिए इस तरीके से ऐसे 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 घन बन जाएगा, बना सकते हैं। इस तरीके से एक घन बन जाएगा ऐसे, जो इसको पूरी तरह कवर कर लेगा। तो ये इसका गाउसीय पृष्ठ हो गया। तो इस तरीके से गाउसीय पृष्ठ होता है। गाउसीय पृष्ठ होता है क्या? काल्पनिक पृष्ठ होता है और कुछ नहीं। ये गाउसीय पृष्ठ खत्म। गाउस के नियम में इतनी सारे पॉइंट्स थे, जिनमें से हर पॉइंट का अपना बहुत कुछ मतलब है। अगर इसको ढंग से पढ़ना है तो ये पॉइंट हमको आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गाउस के नियम की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। मतलब ये है कि ये गाउस का नियम जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्या है गाउस का नियम? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ रहे हैं गाउस का नियम। कहां से आया ये? गाउस ने क्या तुक्का लगा दिया? नहीं, साइंटिस्ट तुक्का नहीं लगाते। फिर क्या लगाया? फिर लगाया इसने दिमाग, और दिमाग लगा के ये नियम इसने प्रूव किया, जो कि हम तुम्हारे सामने करके बताएंगे और तुमको भी करना है, पेपर में पूछता है इसको। गाउस के नियम की उत्पत्ति की, गाउस का नियम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स होता है, ये कहां से आया? तो ऐसा करता हूं, माना कोई स्मॉल क्यू आवेश है, माना कोई आवेश कितना है? स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर किसी गाउसीय पृष्ठ को बना लेते हैं। बिंदु आवेश है, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ बना लेते हैं। माना किसी स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर मैंने गाउसीय पृष्ठ बना लिया। इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स मुझे निकालना है।
भाई फ्लक्स ही तो है, गाउस के नियम से क्या निकालते हैं फ्लक्स, तो वो फ्लक्स निकाल देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो एक चार्ज लिया मैंने क्यू, ध्यान से देखना यहां पर, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है ना वो गाउस के नियम के जो एप्लीकेशंस आएंगे उनमें यूज करना सेम उत्पत्ति के जैसा ही है। ये बिंदु आवेश है स्मॉल प्लस क्यू, इसके चारों तरफ मैंने गाउसीय पृष्ठ बना लिया। अगर इस गाउसीय पृष्ठ या कोई भी पृष्ठ है इससे निर्गत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है तो गाउस का नियम सही, अदरवाइज गलत है। चलो देखते हैं सही या गलत, कुछ ना कुछ तो होगा, और सही होगा, गलत तो होगा नहीं। यूनिवर्सल लॉ है तो गलत नहीं हो सकता। देखो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में मैं इसको रख देता हूं, ये इस पूरे से निर्गत फ्लक्स हमको निकालना है, तो बल रेखा इस आवेश से निकल के इधर भी जाएंगी, इस आवेश से निकल के बल रेखा ऊपर भी जाएंगी, इस आवेश से निकल के इधर भी जाएंगी, इस आवेश से निकल के इधर भी जाएंगी, सभी डायरेक्शंस में बल रेखा जाएंगी। और इसका साइज अलग अलग हुआ, इसकी त्रिज्या अभी कम है, ज्यादा कर दें और कम कर दें तो उसके हिसाब से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, हाँ या ना। अब इस पूरे क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स एक साथ डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास एक समाकलन इंटीग्रेशन की नाम की ऐसी चीज है जिससे पहले छोटे से हिस्से का निकाल लो और इंटीग्रेशन कर दो पूरे के लिए, कंप्लीट निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। देखो हम एक क्षेत्रफल अल्पांश मानते हैं कहीं पे, माना कि यहां पे मान लिया, माना कि एक क्षेत्रफल अल्पांश है, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूं जैसे पी बिंदु, तो यहां पर लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना पी बिंदु पर, माना पी बिंदु पर कोई क्षेत्रीय अल्पांश, क्षेत्रीय अल्पांश मतलब क्षेत्रफल क्या होता है ए, तो क्षेत्रफल का एक छोटा सा अल्पांश डी ए, क्षेत्रीय अल्पांश डी ए है, क्षेत्रीय अल्पांश क्या है डी ए। और इस आवेश की वजह से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस आवेश की वजह से, कौन से आवेश की वजह से, क्यू आवेश की वजह से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है ई, और इसकी दूरी हमने आर ले ही रखी है। इसकी जो डिस्टेंस है यहां से कितनी है, स्मॉल आर। इसको अगर हम यहां से मिला दें तो इसको यहां से मिलाने पर इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ई वेक्टर। कैसे पता चला बाहर क्यों, भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये डी ए है अल्पांश क्षेत्रफल, तो इसकी वजह से डी ए वेक्टर इधर आएगा, इसके लंबवत डायरेक्शन में, ऐसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, ऐसे बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो यहां पर काम पड़ेगा, पहले बता देता हूं, ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना थीटा 0 है, क्योंकि एक ही सीध में ना, दोनों एक ही रेखा पर है, तो थीटा कितना 0। अच्छा फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर या, अच्छा मुझे बताओ इससे, इस अल्पांश से, केवल इतने से अल्पांश से निर्गत फ्लक्स फाई होगा कि डी फाई, तो इसका जवाब है अगर ए क्षेत्रफल होता है तो उससे निर्गत फ्लक्स होता है फाई, लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल अगर डी ए हो तो उससे निर्गत फ्लक्स भी अल्पांश होगा, जैसा कि कल वाली वीडियो मैंने बताया था। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, ये जो अल्पांश है डी ए, इससे निर्गत फ्लक्स निकालते हैं तो निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, डी फाई, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डी फाई बराबर कितना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाई बराबर आ गया ई डॉट डी ए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो इतना फ्लक्स निकल के आया है, ये पूरे पृष्ठ की वजह से है या इस पृष्ठ पे एक छोटा सा अल्पांश जो लिया उसकी वजह से, तो इसका जवाब है अल्पांश की वजह से। हमको अल्पांश की वजह से चाहिए, पूरे पृष्ठ की वजह से, भाई गाउस ने तो पूरे पृष्ठ के लिए नियम दिया, तो पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए, तो पूरे पृष्ठ के लिए इसका समाकलन करो। समाकलन करने से पहले एक चीज बता देता हूं, यहां ई का मान कितना होगा, यहां ई बराबर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र,
Q आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। तो कितनी दूरी पर है पॉइंट भाई, त्रिज्या, ये तीनों त्रिज्याएं हैं तो ये तीनों R R R होंगी। तो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। ऐसा हमने पढ़ा है, E बराबर कितना होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। अगर मुझे, तो यहां लिख दो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, निर्गत संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए समाकलन करने पर ये फिजिक्स का फिक्स फॉर्मूला है। पहले अल्पांश के लिए निकालो, पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि जो पूरा पृष्ठ है ना, ये पूरा पृष्ठ ऐसे छोटे 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 बहुत सारे अल्पांशों से मिलके ही तो बना है, तो सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्लियर, ई का मान लिखो, इंटीग्रेशन डी फाई का मान फाई बराबर ई का मान इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट डी ए। ठीक, अब देखो फाई बराबर कांस्टेंट बाहर ले लो, के क्यू कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में क्या आया डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझो जो कि 11वीं क्लास में था। कंसेप्ट ये है कि मान के चलो इस पॉइंट से मैं यहां पे ऐसे 4 लाइन बना लो, 1 2 और ये यहां पे एक मैं ऐसे बना देता हूं इस तरीके से। ये देखो, ये पृष्ठ मैंने बना दिया, इसको मिला दो, इसको मिला दो। अगर इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है या इसका क्षेत्रफल माना कि ए है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ये कोण कौन सा कोण कहलाता है, तुमको 11वीं क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा। इसको बोलते हैं ठोस कोण या घन कोण। क्या बोलते हैं इसको, ठोस कोण या घन कोण। किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल के लिए कोण भी, अगर इसका क्षेत्रफल ए होता तो ठोस कोण या घन कोण ओमेगा होता, लेकिन जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, 11वीं में पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर अगर क्षेत्रफल डी ए है तो कोण भी कम होगा, यानी कि डी ओमेगा होगा। ठीक, ये एक्चुअल में क्या है, तरबूज होता है, तरबूज। तरबूज में से ऐसे 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 करके अगर हम वो हिस्सा निकाल लें सेंटर से, तो वो जो कोण होता है ना, वो कोण ठोस कोण होता है। ठोस कोण कैसे निकालते हैं, ठोस कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं। तो देखो, अगर मान के चलो ऐसा एक वृत्त है इस तरीके से, तो वृत्त का कोण ये थीटा, वृत्त का कोण होता है ये क्या है, चाप बटे त्रिज्या। ये तो रैखिक कोण का फॉर्मूला है। लेकिन ये 3D शेप में अगर है इस तरीके से, इस तरीके से ये ठोस कोण होता है। इसका क्षेत्रफल अगर a है तो ठोस कोण ओमेगा बराबर चाप, चाप नहीं होता, क्षेत्रीय चाप होता है, क्योंकि पहले तो एक रेखा थी, अब की बार पूरा पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना कि लंबाई। तो इसका एरिया अपॉन में त्रिज्या नहीं होती, यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, त्रिज्या का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ठोस कोण निकालते हैं। तो यहां पे ये वाला क्षेत्रफल कितना, डी ए, क्षेत्रफल कितना डी ए, त्रिज्या का स्क्वायर करो तो यहां ठोस कोण अल्पांश होगा, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल है। तो देखो यहां डी ओमेगा बराबर होगा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठोस कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें डी ए अपॉन आर स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, डी ओमेगा। फाई बराबर के क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। क्लियर है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है, मतलब यह है डी ओमेगा क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, वो सॉरी डी ओमेगा क्या है, अल्पांश ठोस कोण। अगर मैं पूरे पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ठोस कोण आएगा पूरे कंप्लीट के लिए, इसके लिए पूरे कंप्लीट के लिए आएगा। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं, 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, इसका आंसर आता है 4 पाई, सीधे सीधे। कितना आंसर आता है इसका, 4 पाई, याद रख सकते हो तुम। फाई बराबर क्या आ गया, के क्यू इंटू 4 पाई। अच्छा, मैं यहां पे के का मान क्या लिख सकता हूं, अगर ये निर्वात हो तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यही तो गाउस लॉ था। अरे नहीं आया समझ में, यही तो गाउस लॉ था। चलो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों को ठोस कोण वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, रैखिक कोण की बात करता हूं कि 4 पाई कैसे आया। ये बात तो बहुतों को समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार इसको नोट करें। मैं बताता हूं रैखिक कोण और ठोस कोण कैसे निकाले जाते हैं। नोट किया? ठीक। देखो, रैखिक कोण और ठोस कोण का क्या चक्कर होता है, इधर से मिटा के यहां बता रहा हूं। देखो समझो, रैखिक कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या 8, सही है। अगर मैं पूरे वृत्त के लिए रैखिक कोण निकालूं, पूरे वृत्त के लिए, तो पूरे वृत्त के लिए चाप कितना होता है 2 पाई आर, अपॉन में त्रिज्या आर, आर से आर कटेगा, तो पूरे वृत्त के लिए जो रैखिक कोण होता है वो कितना होता है 2 पाई। मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये पूरा कितना होता है 2 पाई, 360 ही तो होता है। अगर ठोस कोण होता तो ठोस कोण में मैंने बताया कि क्षेत्रीय चाप अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर, तो पूरा का पूरा क्षेत्रीय चाप, पूरा क्षेत्रीय चाप लेंगे तो इसका बाहर का पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। और ये वृत्त है गोला, गोले का बाहर का तरबूज गोला ही तो होता है। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 4 पाई। ये ओमेगा से इसको नोट करते हैं। ठोस कोण पूरे गोले के लिए कितना होता है 4 पाई। कैसे होता है मैंने बता दिया है, तो इसमें अब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलें। गाउस का नियम हो चुका है कंप्लीट। थ्योरेटिकली जितना भी उसमें था मैंने सबको समझा दिया है। अब हम गाउस के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मैं सारे करवाऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन है कि किसी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित, ठीक सही लिखा है, प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर एवं निर्गत फ्लक्स 8000 वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो पृष्ठ में आवेश की गणना करो, नेट चार्ज उस पृष्ठ में कितना है ये पूछ रहा है। तो सवाल देखो हो गया सवाल, और क्या है। सबसे पहले प्रवेशित फ्लक्स, तो फाई प्रवेशित यहां लिख देना, प्रवेशित फ्लक्स फाई प्रवेशित कितना है 2000 वोल्ट इंटू मीटर, और प्रवेशित फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता तो -2000। और निर्गत फ्लक्स फाई निर्गत कितना है 8000 प्लस आता है वोल्ट इंटू मीटर। अब वो कह रहा है पहले तो इसमें नेट फ्लक्स निकालो, फाई नेट फ्लक्स निकालने के लिए फाई इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2000 प्लस 8000 और बराबर कितना -2000 प्लस 8000 बराबर कितना, प्लस का 6000 वोल्ट इंटू मीटर। तो उससे नेट फ्लक्स जो निकल रहा है वो कितना है 6000 वोल्ट इंटू मीटर। नेट चार्ज की गणना करवा रहा है। तो चूंकि गाउस के नियम से, अब गाउस भाई साहब ने एक बात बताई, वो क्या थी कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान निकालना है, तो Q बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q बराबर फाई कितना है 6000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इनका आपस में इंटू कर लेना, इतना चार्ज होगा उस पृष्ठ के अंदर। जो भी आए आंसर कूलम में आएगा, ध्यान रखना इसका आंसर कूलम में आएगा। और इन दोनों का गुणा कर लेना, 3 इससे कम हो जाएंगे, 10 घात -9 आएगा इंटू में। तो तुम चाहें तो 10 घात -9 की जगह नैनो कूलम भी वहां पे लिख सकते हो। अगर इसी सवाल में तुमसे ये पूछ ले एक्चुअल में देखो इतना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, इतना निकल रहा है, तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसमें नेट चार्ज तो इतना है। अगर तुमसे पूछ ले कि उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, तो Q पॉजिटिव चार्ज अगर हम निकालें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना फाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान कितना दे रखा है 2000, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के लिए फाई पॉजिटिव बराबर कितना 8000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर दो, इतना तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज निकालना हो तो Q नेगेटिव बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज के लिए Q नेगेटिव बराबर 2000
इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतना नेगेटिव चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है, और नेट चार्ज अगर निकालना है तो ये है ही। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक चार्ज नहीं है, दो है। भाई इतनी बल रेखा उसमें प्रवेश कर रही है, इतनी निकल रही है। ऐसा तभी हो सकता है अगर इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज होता, केवल इसमें पॉजिटिव चार्ज होता तो उससे 8000 बल रेखा बाहर निकल जाती, प्रवेश एक भी नहीं करती। लेकिन प्रवेश कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो समझ में आ रही है बात? इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। अगले न्यूमेरिकल्स देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोला दिया गया है। क्या दिया गया है? एक अर्धगोला। और सवाल में ये दिया है कि अर्धगोले के बीच में नीचे की साइड कहीं भी क्यों चार्ज रखा हुआ है गोले के अंदर। भाई कटोरी जैसा है, उसमें चार्ज रखा हुआ है अंदर, ऊपर से ये क्लोज ओपन जो भी है, लेकिन ये पूरा बंद है हमारे लिए। तो ऐसे ही एक घन है, सॉरी एक बेलन है, बेलन के बीच में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स और इस घन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। तो गाउस ने एक बात बताई कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बीच में रखा है, ये बंद पृष्ठ है, पूरा क्लोज है, इसके बीच में रखा है, तो उससे निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स होगा। फाई बराबर, इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों से निर्गत फ्लक्स, इससे इतना और इससे सेम ही आएगा। तो इस सवाल में ऐसा क्या अलग मैंने बता दिया जो इस सवाल को बताया है। अलग सुनो, अगर इन्हीं सवालों को वो ऐसे दे दे, अब देखना आंसर ही बदल जाएगा बिल्कुल। ऐसे दे दे सवाल को कि एक अर्धगोला है, ध्यान से देखना सवाल को, अर्धगोला है और इसमें इस जगह पर क्यू चार्ज रखा है। देखो चार्ज की जगह मैंने बदल दी है, इसके अंदर नहीं बदली ये जगह। अंदर बदलता तो ऐसा तो नियम पड़ा है कि नहीं बदलेगा फ्लक्स। इसके में जो यहां पे बीच वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से के ऊपर मैंने लाके रख दिया चार्ज को। अब वो पूछ रहा है कि इस अर्धगोले से कितना फ्लक्स निकलेगा। ऐसा ही सेम इसमें करो। इसमें भी मैं इसको ऐसे ऐसे बना देता हूं, आड़ा बना दो इसको, और इसमें इस चार्ज को यहां पे लाके रख दिया, इस वाले फलक पर, यहां प्लस क्यू चार्ज। अब बताओ इन दोनों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो ये जोरदार सवाल है। देखो पहली बात तो ये चार्ज क्या किसी बंद पृष्ठ में है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऊपर से तो खुल रहा है, दिख रहा है। इसमें तो अंदर था, ये बंद था, इसमें भी अंदर था, लेकिन इसमें बाहर से दिख रहा है, और बाहर से दिख रहा है तो बंद पृष्ठ में नहीं। लाओ बंद पृष्ठ में। शर्त यह है कि अर्धगोला ही होना चाहिए। तो अर्धगोला जब ये है तो इसको कंप्लीट करके आधा गोला बना दिया, ठीक है। इस आवेश की वजह से इतना फ्लक्स निकलता है टोटल, ऐसा हमको पता है पहले से। तो इसकी वजह से कुछ फ्लक्स तो इधर जाएगा और कुछ फ्लक्स इधर जाएगा। क्या ये वाला जो डॉटेड लाइन बना के मैंने अर्धगोला बनाया है, या ये वाला जो गोला है सवाल में दिया था क्या? तो सवाल में तो नहीं दिया, मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया। मतलब इससे टोटल फ्लक्स अगर फाई था तो फाई बाई टू ऊपर निकल जाएगा और फाई बाई टू निकल जाएगा नीचे। तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग नीचे वाले गोले से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो निकलेगा फाई डैश बराबर फाई बाई टू, और फाई बाई टू कितना, फाई का मान लिखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आ गई ये बात कि अगर गोले के ऊपर रखा हुआ है अर्धगोले के, तो आधा फ्लक्स तो बाहर निकल जाएगा, आधा इसमें से नीचे वाले में से आधा, और आधा बाहर निकलेगा। मतलब हमने आधे गोले से इसको मान लिया। अब सुनो इस वाले की बात करते हैं। तो इसमें से कुछ फ्लक्स तो इधर जाएगा और कुछ फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा, सही है। इसको सेंटर में लाने के लिए हम एक और सेम साइज का यहां पे एक बेलन बना देते हैं। तो अगर पूरा फ्लक्स इससे निर्गत फाई है तो फाई बाई टू तो इधर गया और फाई बाई टू इधर। कुल मिलाके डायग्राम में जो दिया था, सवाल में जो दिया था, उससे निर्गत फ्लक्स फाई डैश बराबर कितना, फाई बाई टू। फाई बाई टू का मतलब फाई डैश बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें तुमको समझ में आ गई हो। एक क्वेश्चन और मैं तुमको कराता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन ये है थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओपन सरफेस देके क्लोज सरफेस बनवाऊंगा मैं तुमसे, इसमें बनाऊंगा ही बनवाऊंगा तो क्या। देखो ऐसे एक में ले लेता हूं, ये बराबर लंबाई चौड़ाई का एक पृष्ठ है, लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है, मतलब ये ए है, ये भी ए है, क्लियर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है।
इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, यानी कि ये वाली दूरी में a/2 लेता हूं, a/2 दूरी पर कोई चार्ज रखा हुआ है +q, और तुमसे पूछा है कि इस आवेश की वजह से फ्लक्स, तो भाई बलरेखा जाएंगी इधर, तो कितना फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा इस आवेश की वजह से, इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो, अगर मैं एक आवेश यहां पे रखा हुआ है, पहली बात तो सेंटर में होना चाहिए। एक पृष्ठ, ये नीचे वाला जो पृष्ठ है इसको मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ ऐसे बनाना पड़ेगा, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। अगर कंप्लीट इसको बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, देखो ढंग से देखो, समझो, समझ में आएगा। और चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर में आ चुका है। ये एक्चुअल में ये वाला डायग्राम था, कैसे पता चला भाई? ये वाली स्मॉल a, ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल a, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी स्मॉल a। ऊंचाई कैसे पता चली a है? क्योंकि इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी, a/2, तो ऊपर वाले फलक के लिए भी a/2, तो टोटल कितनी हो गई, a हो गई। अब देखो, अगर ये a/2 नहीं होती तो इसका जवाब ऐसे नहीं निकलता, ध्यान रखना। ये घन हो गया, इससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई। इससे निर्गत कुल फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0। ये पूरे घन से निर्गत फ्लक्स है, समझ में आ गई बात? अब मैं कहता हूं, वो कह रहा है कि केवल इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालो। ये तो एक ही पृष्ठ है, जबकि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। 6 से इतना निकल रहा है, तो 1 से कितना निकलेगा, 5/6। ऐसा बताया था रूल। तो 5' बराबर 5/6 मतलब Q/6ε0। ये इसका आंसर है। बोलो, समझ में आ गया होगा? तो आज के लेक्चर में हमने गाउस लॉ की उत्पत्ति, ये कहां से आया, गाउस लॉ पे छोटी मोटी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, और गाउस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल, ये पढ़ा। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, और कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें गाउस लॉ के कुछ एडवांस न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा।